हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। हम हमारे सेकंड मॉड्यूल को आगे बढ़ाते हुए आज कैरनॉट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरनॉट साइकिल के अजम्पशंस के बारे में देखेंगे, कैरनॉट साइकिल की इफिशियंसी को डिराइव करेंगे और उसके बाद कैरनॉट साइकिल क्यों पॉसिबल नहीं है उसको भी देखेंगे। तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरनॉट साइकिल इज अ आइडियल साइकिल फॉर ऑल हीट इंजिन्स। मतलब हमारे पास जितने भी हीट इंजिन्स है, चाहे वो आईसी इंजन हो, स्टीम इंजन हो, उस सब हीट इंजन का जो बेस होता है वो कैरनॉट साइकिल होता है। कैरनॉट साइकिल को रेफरेंस मान के हम सब हीट इंजन का डिजाइन करते हैं और कैरनॉट साइकिल की जो इफिशियंसी होगी वो इफिशियंसी सब इंजन से ज़्यादा होगी। मतलब कोई इंजन ऐसा नहीं है जिसकी इफिशियंसी कैरनॉट साइकिल से ज़्यादा होती है। तो उस इफिशियंसी को हम डिराइव करेंगे, फिर कैसे उसकी इफिशियंसी सब हीट इंजन से ज़्यादा होती है वो भी देखेंगे। तो कैरनॉट साइकिल इज आइडियल साइकिल फॉर ऑल हीट इंजन्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। इट इज़ आइडियल साइकिल, आइडियल मान रहे हैं हम, एक्चुअल प्रैक्टिस में कैरनॉट साइकिल पॉसिबल नहीं। तो इस कैरनॉट साइकिल को समझने के लिए इसके कुछ अजम्पशंस होंगे, वो अजम्पशन हम पहले देख लेते हैं क्योंकि वो अजम्पशन हम फिर उसके एफिशिएंसी में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट अजम्पशन होता है कैरनॉट साइकिल में, ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल मतलब कैरनॉट साइकिल जो है वो रिवर्सिबल हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसलिए आपको मेरा जो पहले लेक्चर है वो देखना पड़ेगा। वहां पे मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बताया। तो कैरनॉट साइकिल में जितने भी प्रोसेस है हम सबको रिवर्सिबल प्रोसेस मान रहे हैं। तो सेकेंड अजम्पशन इसमें रिवर्सिबल है, मतलब ऑल जो प्रोसेस होंगे वो फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होंगे। हम क्या मान रहे हैं, जितने भी प्रोसेस होंगे कैरनॉट साइकिल में वो रिवर्सिबल है, मतलब कंप्रेशन और एक्सपांशन जो प्रोसेस होंगे वो रिवर्सिबल कंप्रेशन और रिवर्सिबल एक्सपांशन होंगे। सेकेंड, इसमें जो फ्रिक्शन होगा एक्चुअल इंजन में पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, या फिर जिसके जितने भी मूविंग पार्ट होते हैं उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को हम जीरो कंसिडर करेंगे इन कैरनॉट साइकिल। मतलब कैरनॉट साइकिल में फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होते हैं। थर्ड, इसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसमें जो हीट लॉस होगा वो जीरो होगा। जितने भी कंपोनेंट्स होंगे इंजन के उसमें जो हीट लॉस होगा वो जीरो होगा, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करेगा। इसके किसी भी कंपोनेंट से कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, परफेक्टली इंसुलेटेड होंगे। ये अजम्पशंस देख रहे हैं हम। और इसका फोर्थ अजम्पशन होता है जो भी हम इसमें गैस या फ्लूइड यूज करेंगे वो परफेक्ट गैस होना चाहिए, वो परफेक्ट गैस होना चाहिए। मतलब वो PV इज इक्वल टू MRT, इस लॉ को फॉलो करना चाहिए, तभी हम कैरनॉट साइकिल लगा सकते हैं। अब कैरनॉट साइकिल के ये फोर्थ अजम्पशंस थे। पहला अजम्पशन था कि इसमें जितने भी प्रोसेसेस होंगे सब रिवर्सिबल प्रोसेसेस होंगे, इसमें किसी भी मूविंग पार्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, हीट ट्रांसफर ऑफ इट्स कंपोनेंट जीरो होंगे, मतलब इसमें जितने भी पाइप्स या सिलेंडर होंगे उसका जो हीट ट्रांसफर होगा वो भी जीरो होगा। और हम परफेक्ट गैसेस के लिए कैरनॉट साइकिल मतलब जो गैस यूज करेंगे वो परफेक्ट गैस होगा इन केस ऑफ कैरनॉट साइकिल। तो ये कुछ अजम्पशंस थे कैरनॉट साइकिल के। चलिए अब देखते हैं एक्चुअल कैरनॉट साइकिल। कैरनॉट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, मतलब 4 प्रोसेस में कैरनॉट साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो हम जनरली इंजन को जब देखते हैं तो इंजन में एक तो कंप्रेशन होता है और एक एक्सपेंशन होता है, और इस कैरनॉट साइकिल में हम कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस देखेंगे। 2 कंप्रेशन प्रोसेस होंगे, 2 एक्सपेंशन प्रोसेस होंगे। तो मैं यहाँ पे उस प्रोसेस को समझने के लिए PV और TS डायग्राम आपको दिखाया गया है, और यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट लिया है। अब प्रोसेस 1 to 2 जो है आप कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं समझने के लिए प्रोसेस 1 to 2 ले रहा हूँ। एक्सपांशन प्रोसेस 1 to 2 है एक्सपांशन। अब वो कौन सा एक्सपांशन है, तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस 1 to 2 होगा कैरनॉट साइकिल में, इसे हम मान रहे हैं रिवर्सिबल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल इन कैरनॉट साइकिल। हम रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन।
रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फर्स्ट 1 to 2 जो प्रोसेस है हमारे पास वो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल है मतलब पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। आइसोथर्मल है मतलब पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। एक्सपेंशन मतलब अब ये पिस्टन हमारा बेसिकली इस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब ये गैस एक्सपांड कर रहा है। ये पिस्टन अब पीछे की तरफ जा रहा है, पिस्टन इस तरफ मुड़ रहा है। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ पे कुछ हीट हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हम पेट्रोल जलाएंगे तो हीट क्रिएट होगा, मतलब हीट सप्लाइड कर रहे हैं। तो प्रोसेस 1 to 2 जो एक्सपेंशन है उसमें हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं और इस पिस्टन पीछे की तरफ जा रहा है। पीछे की तरफ जा रहा है मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, पिस्टन पीछे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर 1 to 2 प्रोसेस 1 to 2 में हम ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या हो रहा है। 1 to 2 में जो प्रेशर है वो घट रहा है क्योंकि पिस्टन पीछे जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। आप पीवी डायग्राम में देख रहे हो, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस है तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही। सेकेंड, अब ये जो हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है और इसमें जो हीट है वो हम सप्लाइड कर रहे हैं, हीट हम सप्लाइड कर रहे हैं। जैसे पेट्रोल यहाँ पे जलाएंगे तो हीट सप्लाई होगा और हीट सप्लाई होने के बाद एक्सपेंशन होगा गैस का, पिस्टन पीछे की तरफ मूव होगा। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट थे। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और हम जानते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड, हीट का जो फॉर्मूला होता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वो हमने देखा है प्रोसेस वाले लेक्चर में। तो Q1 to 2 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, Q1 to 2 इज इक्वल टू क्या है, हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं तो मैं QS लिख लेता हूँ और हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है P1 V1 ln V2 डिवाइडेड बाय V1। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे आता है इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के जो वीडियोज है मेरे उसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे P1 V1 ln V2 बाय V1। अब मैंने अजम्पशन में बोला था हमारे पास परफेक्ट गैस है, तो परफेक्ट गैस के केस में PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ MRT। ओके, P1 V1 है तो मैं यहाँ पे T1 ले लेता हूँ, आगे का ln V2 बाय V1। ओके, तो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है। प्रोसेस 1 to 2 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोसेस 1 to 2 उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 2 to 3। क्यों, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रोसेस 1 to 2 एक्सपेंशन है, प्रोसेस 2 to 3 भी एक्सपेंशन है, प्रोसेस 2 to 3 भी एक्सपेंशन है। बट यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो करेगा वो करेगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मतलब PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इसे हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो PV रेज टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड जो प्रोसेस है हमारे पास वो है 2 to 3 और इसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब इस प्रोसेस में आप जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस है तो नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा, क्योंकि कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट सप्लाइड हीट चेंजेस इज इक्वल टू 0 होता है, तभी तो हम उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोल लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कोई भी हीट सप्लाई नहीं हो रहा है, जब भी हीट सप्लाई होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बट यहाँ पे 2 to 3 एंट्रोपी कांस्टेंट है, मतलब हीट हमारे पास यहाँ पे 0 है। और Q1 to 2 में हम हीट सप्लाइड कर रहे थे तो मैं यहाँ पे लेता हूँ QS, सप्लाइड कर रहे थे। Q2 to इसमें जो हीट होगा वो 0 है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Q यहाँ पे 0 है। यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है 2 to 3, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया रखा है जो टेम्परेचर और प्रेशर का वॉल्यूम का रिलेशन होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है। अब हम प्रोसेस 2 to 3 देख रहे हैं, राइट, प्रोसेस 2 to 3 है। तो यहाँ पे
T2/T3 इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम के साथ रिलेशन होता है V3/V2 ब्रैकेट रेस टू गामा माइनस 1। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस T2/T3 इज इक्वल टू V3/V2 ब्रैकेट रेस टू गामा माइनस 1। अब T2/T3, अब यहाँ पे मैं T1 और T2 हमारा जो है हाई टेम्परेचर पे है, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू हाई, मतलब हायर टेम्परेचर मान रहा हूं मैं, और T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू T लोअर। एक सोर्स है एक सिंक है, हीट इंजन में आपको पता है एक सोर्स होता है एक सिंक होता है, तो ये मेरा सोर्स है ये मेरा सिंक है। अब यहाँ पे T2/T3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T2/T3 मतलब T हायर बाय T लोअर लिख सकता हूँ मैं इसे, राइट। तो हमारे पास फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस हीट ट्रांसफर 0 होगा, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, T2/T3 इज इक्वल टू V3/V2 ब्रैकेट रेस टू गामा माइनस 1। तो ये दो प्रोसेस अभी एक एक्सपांशन प्रोसेस थे, अब हम कंप्रेशन प्रोसेस देखते हैं। 3 to 4 जो है वो हमारे पास सेम है, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, कंप्रेशन। अब एक्सपांशन कंप्लीट हो गया, अब रिमेनिंग 2 जो प्रोसेस होंगे वो कंप्रेशन के होंगे, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन एक एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, अब इसमें कंप्रेशन है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। V3 to V4 आप जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, और कॉम्प्रेशन में यही केस होता है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है। अब अगर कॉम्प्रेशन है तो उस केस में हम हीट रिजेक्ट करते हैं, कॉम्प्रेशन के केस में हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Q रिजेक्ट। 3 to 4 जो है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन भी बोल सकते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और आइसोथर्मल की केस में हम जानते हैं हीट ट्रांसफर कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Q 3 to 4 है। अब हमारे पास Q 3 to 4 है, और इसे हम Q रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से, तो मैं Q रिजेक्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास होगा P3V3ln और इसका V3/V4। ओके, तो ये आइसोथर्मल में हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफर का ये जो फॉर्मूला होता है वो मैंने सिंपली प्रोसेस 3 to 4 के लिए लगाया है, और यहाँ से मैंने Q4 इज इक्वल टू Q रिजेक्टेड P3 और यहाँ से मैंने इसका फॉर्मूला लगा लिया है। अब लास्ट जो हमारे पास प्रोसेस बचता है वो होता है 4 to 1, और इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ओके, तो अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर टेम्परेचर का रिलेशन लिखना चाहता हूँ वॉल्यूम के साथ, तो मेरे पास प्रोसेस है 4 to 1, तो मैं यहाँ पे T1 पहले ले लेता हूँ क्योंकि T1 मेरा हायर टेम्परेचर है, तो मैं यहाँ पे T1 फर्स्ट ले लेता हूँ और T4 नीचे लिख लेता हूँ। आप T4/T1 भी लिख सकते हैं, फिर आपको TH/TL का रिलेशन, यहाँ पे TH/TL लिखा है तो यहाँ पे T4/T1 लिखेंगे तो TL/TLH होगा, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो T1/T4 इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस T1 इसका हो जाएगा V4/V1 ब्रैकेट रेस टू गामा माइनस 1। अब ये रिलेशन कैसे आता है, इसके लिए एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। तो T1/T4 इज इक्वल टू V4/V1 ब्रैकेट रेस टू गामा माइनस 1, ये एक रिलेशन हमारे पास होता है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, राइट। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 अब मेरे पास है। अब मैं नेट वर्क डन निकालना चाहता हूँ, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dw फॉर अ साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल है तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dw। अब यहाँ पे मैंने कहीं पे भी वर्क कंसिडर नहीं किया है, आप
वर्क भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसमें से आप आइसोथर्मल में कितना वर्क होता है, एडियाबैटिक में कितना वर्क होता है, तो वहाँ से भी डायरेक्टली वर्क निकाल सकते हो। बट मैं हीट के इक्वेशन लगाकर वर्क यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो dW है, तो मेरे पास वर्क डन इज इक्वल टू टोटल हीट सप्लाइड होगा। तो मेरे पास हीट 1 to 2 होगा, 2 to 3 होगा, हीट सप्लाइड 3 to 4 होगा और हीट 4 to 1 होगा। मतलब ये जो 4 प्रोसेस है मेरे पास, इसका जो समेशन होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। अब किस में रिजेक्ट होगा, किस में सप्लाइड होगा, ये बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वर्क डन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1, मतलब समेशन ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अब यहाँ से मैं वर्क डन निकालता हूँ, तो मेरे पास Q 1 to 2, मतलब प्रोसेस मेरे पास 1 to 2 है, तो यहाँ पे मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ मेरे पास हीट है। प्रोसेस 1 to 2 में जो हीट है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Q 1 to 2। ओके, अब प्रोसेस 2 to 3 जो है वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, नेट हीट सप्लाइड 0 है, तो यहाँ प्रोसेस 2 to 3 के लिए हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा, 0। अब प्रोसेस 3 to 4 जो है, इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है बट हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो रहा है 3 to 4 में। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो मैं माइनस लूंगा, सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे तो प्लस ले लेते हैं, रिजेक्ट करेंगे तो माइनस ले लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ। और मेरे पास कितना है हीट, Q 3 to 4, Q 3 to 4 प्लस यहाँ पे जो Q 4 to 1 है वो मेरे 0 है क्योंकि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो दो मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस थे, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर 0 हो गया। मतलब मेरे पास नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, Q 1 to 2 माइनस Q 3 to 4। और इसको मैं और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूंगा, तो मेरे पास वर्क डन इज इक्वल टू Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड है। Q सप्लाइड माइनस Q 1 to 2 इज इक्वल टू Q सप्लाइड है और Q 3 to 4 इज इक्वल टू Q रिजेक्टेड है, राइट। अब यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू Q सप्लाइड कितना है मेरे पास, ये यहाँ पे लिख लेता हूं मैं MRT1 ln V2 by V1 माइनस MR यहाँ पे हम लिखना भूल गए MRT3, क्योंकि परफेक्ट गैस है तो हम यहाँ पे P3 को MRT3 ln V3 by V4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको MRT3 ln V3 by V4 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे वर्क डन मिल गया है इस प्रोसेस में। अब वर्क डन मिला है, हीट सप्लाइड हमारे पास है क्योंकि एक ही प्रोसेस में हीट यहाँ पे सप्लाइड हो रहा है। 1 to 2 में जो हीट सप्लाई हो रहा था प्रोसेस 1 to 2 में MRT1 ln V2 by V1, इतना हीट हमारे पास सप्लाइड हो रहा था। तो यहाँ पे मैं इफिशियंसी निकालता हूँ, तो इफिशियंसी आप जानते हैं मेरे पास होता है इफिशियंसी इज इक्वल टू W नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, W नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। अब W नेट मेरे पास मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, वो है MRT1 ln V2 by V1 माइनस MRT3 ln V3 by V4 और डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो प्रोसेस 1 to 2 जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें जो हीट सप्लाइड है उसका हमने देखा है MRT1 ln V2 by V1, MRLn V2 by V1। अब हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थे सेकंड थे, तो मैंने इसको यहाँ पे अलग से लिख लिया है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा MRT3 ln V3 by V4 और यहाँ पे नीचे रहेगा MRT1 ln V2 by V1। ओके, तो हमने जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर के रिलेशन देखे थे, प्रोसेस 2-3 एडियाबैटिक था और प्रोसेस 4-1 एडियाबैटिक था, तो उसके लिए टेम्परेचर के जो रिलेशन थे वो उसको मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी कहा था। तो उसके मुझे एक रिलेशन मिल रहा है
टेम्परेचर T2 बाय T3 इज इक्वल टू हायर बाय लोअर है, टेम्परेचर T1 इज बाय T4 इज इक्वल टू टेम्परेचर हायर बाय लोअर है। और इसका जो रेशो है टेम्परेचर हायर लोअर, ये जो रेशो है वो सेम है, तो इसके बराबर है। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन 1 एंड 2 से V3 बाय V2 ब्रैकेट रेस टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू V4 बाय V1 ब्रैकेट रेस टू गैमा माइनस 1 एक रिलेशन मिल गया है। अब यहाँ से गैमा माइनस 1 दोनों साइड का मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास V3 बाय V2 इज इक्वल टू V4 बाय V1 एक रिलेशन बच जाता है। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ V3 बाय V4 है, तो मुझे यहाँ से V3 बाय V4 इज इक्वल टू V3 बाय V4 इज इक्वल टू V2 बाय V1 मिल जाता है। V3 बाय V4 इज इक्वल टू V2 बाय V1 एक रिलेशन मिल गया। मतलब V3 बाय V4 और V2 बाय V1 इसका जो रेशो है वो सेम है, तो ये यहाँ से ln V3 बाय V4 ln V2 बाय V1 कैंसिल हो जाएगा, mr कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T3 बाय T1 रह जाएगा। इफिशियंसी इज इक्वल टू T3 बाय T1 ये खाली मेरे पास रह जाएगा। और अब इसको मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ। T3 मेरे पास क्या है, T3 क्या है मेरे पास, लो टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे TL डिवाइडेड बाय TH होगा, TL डिवाइडेड बाय TH होगा, क्योंकि T3 जो है वो लोअर टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर है, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो ये होता है कैरनोट साइकिल का इफिशियंसी, 1 माइनस TL डिवाइडेड बाय TH, 1 माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हाई टेम्परेचर। तो इस सिस्टम में लो टेम्परेचर आप T3 T4 को कंसीडर कर सकते हैं, TL की जगह आप T3 T4 भी लिख सकते हैं। हायर टेम्परेचर T1 और T2 है, सेम होते हैं, तो यहाँ पे आप T1 और T2 लिख सकते हैं। तो हमें इफिशियंसी ऑफ कैरनोट साइकिल मिल चुका है, इफिशियंसी ऑफ कैरनोट साइकिल 1 माइनस T सिंक डिवाइडेड बाय T सोर्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इफिशियंसी है, और इस इफिशियंसी को हम किसी भी रियल इंजन के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर इस कैरनोट साइकिल की इफिशियंसी किसी रियल इंजन की इफिशियंसी से कम आ जाती है, तो उस केस में वो इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। कैरनोट इफिशियंसी ऑलवेज ग्रेटर रहेगी। कोई भी इंजन लो, उस इंजन से कैरनोट की जो इफिशियंसी होगी वो हमेशा हायर रहेगी, ये हम आगे भी देखेंगे कैरनोट्स थ्योरम में। तब चलते हैं कि ये कैरनोट साइकिल जो है वो एक्चुअल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो क्यों, इसके पीछे का जो रीजन है वो देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट जो रीजन है वो हम कंसिडर अजम्पशन में फर्स्ट अजम्पशन देखा था कि इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कैरनोट साइकिल में जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। अब रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए क्वासीस्टैटिक प्रोसेस होगा, मतलब प्रोसेस बहुत स्लो होगा, उसमें फ्रिक्शन जो होगा वो जीरो होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस होगा मतलब उसमें फ्रिक्शन जो होगा वो जीरो होगा। अगर फ्रिक्शन जीरो करना रियल प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंजन के जो मूविंग पार्ट होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता ही है, तो उस फ्रिक्शन को हम जीरो नहीं कर सकते हैं, तो एक्यूरेट रिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास नहीं होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस होंगे, तो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कैरी आउट नहीं कर पाते हैं, फ्रिक्शन को हम जीरो नहीं कर पाते हैं, तो कैरनोट साइकिल डेफिनेटली कैरनोट साइकिल है, तो उसकी इफिशियंसी वहाँ से डिक्रीज, मतलब जो रियल इंजन होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, जो रियल इंजन होंगे वो जो प्रोसेस फॉलो करेंगे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। कैरनोट साइकिल में हम रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं। फ्रिक्शन कैरनोट साइकिल में हम जीरो मान लेते हैं, बट एक्चुअल कंडीशन में फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन हम जीरो नहीं कर सकते हैं। और एक मेजर ड्रॉबैक जो है इसमें हमने देखा था 1 to 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, 2 to 3 रिवर्सिबल एडाबेटिक एक्सपांशन, मतलब एक ही स्ट्रोक में हम दो अलग अलग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एक आइसोथर्मल कर रहे हैं, एक एडाबेटिक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल है, यहाँ से यहाँ तक एडाबेटिक है। तो एक ही स्ट्रोक में जब पिस्टन पीछे की तरफ जा रहा है तो एक स्ट्रोक में दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक आइसोथर्मल हो रहा है, एक एडाबेटिक हो रहा है। और आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए जो पिस्टन का मूवमेंट होगा वो बहुत स्लो होगा, पिस्टन का मूवमेंट जो होना चाहिए वो बहुत स्लो होना चाहिए, मतलब पिस्टन इनफाइनाइटली टाइम जब लेगा तब आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो होगा। और
एडियाबैटिक प्रोसेस होने के लिए पिस्टन का जो स्पीड होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब यहाँ से प्रोसेस 1 to 2 में पिस्टन एकदम स्लो से आना चाहिए और 2 to 3 में पिस्टन रैपिडली मूवमेंट होना चाहिए। तो एक ही स्ट्रोक में ये पॉसिबल नहीं है। ये प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3 मतलब में एक ही प्रोसेस है, एक्सपांशन प्रोसेस है। अब यहाँ से यहाँ तक पिस्टन बहुत स्लो आना चाहिए और 2 to 3 में पिस्टन बहुत फास्ट होना चाहिए। यहाँ स्लो होगा तभी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, अगर बहुत फास्ट होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, क्योंकि बहुत फास्ट होगा तो हीट रिजेक्ट करने के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा और प्रोसेस हमारा एडियाबैटिकली होगा। बट एक ही स्ट्रोक में ये दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है कि पिस्टन आधे सिलेंडर तक एकदम स्लो आ जाए और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें बहुत स्पीड में पिस्टन मूवमेंट करे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 मेजर ड्रॉबैक्स है। तो इस 3 ड्रॉबैक की वजह से हम कैरनॉट साइकिल को एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।